स्टार्ट रिकॉर्डिंग आ गया ना। तो हाँ, नेक्स्ट आगे की बात देखो बेटा, यहां तक की बात समझ में आ गई, इम्प्रॉपर यूनिट्स समझ में गए। अब साथ में मैंने ये सारी बात बताई, एक बात और ऐड कर रहा हूं, क्या कि जितने आपके ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज हैं जो ब्रांडेड वाले हैं, एलन रेजोनेंस वाले, उसमें आप टेस्ट देते रहिए। अभी ये पहला टेस्ट आपका 9, पहला टेस्ट आपका कब हो रहा है, बस एक आध महीने बाद हो रहा है, मैथमेटिकल टूल और वेक्टर्स का, उसमें परफॉर्म कर दीजिए और फिर परफॉर्म करते जाइए। अब नेक्स्ट चीज देखिए, ए देखिए, फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ, मास, टाइम, फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर। तो ये फंडामेंटल है, ये डिराइव्ड है, ये सीजीएस में, ये एमकेएस में, एफपीएस में, बात समझ में आ रही ना। तो ये सब बताया जा चुका है, ये सब आप देख लीजिएगा। अब सवाल आ ही नहीं रहे हैं। अच्छा, अब आप देखिए कन्वर्जन फैक्टर्स। कन्वर्जन फैक्टर्स क्या है? कन्वर्जन फैक्टर्स जैसे एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना, कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ये आपको पता भी है। सुनिए, 9th-10th में आपने बहुत से सवाल लगाए हैं, तो कन्वर्ट करना आपको आता भी है। अरे कन्वर्जन का मतलब क्या है कि एक किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना, सफिक्स प्रीफिक्स ऐड करेंगे, और भी जो चीज की जरूरत पड़ेगी वो करके आप कन्वर्ट कर देंगे एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग कर रहे हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज दिस, गिव इट्स वैल्यू इन फीट पर सेकंड स्क्वायर। कौन कर लेगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इतना दिया है, इसकी यूनिट फीट पर सेकंड स्क्वायर में कितनी होगी? तो सबसे पहले ये बताना होगा कि एक फीट में कितना मीटर होता है, कौन बताएगा? ये तो दिया होता है ना, एक है? अरे नहीं, इतना नहीं, एक फीट में कितना मीटर होता है? हैं? अब ठीक है, देखिए देखिए, ये मुझे एग्जैक्ट मुझे ये याद नहीं आ रहा है कि एक फीट में कितना मीटर होता है। अ, आप उसको देख लीजिएगा, 3 पॉइंट कुछ है, हैं? लिखा है, कहाँ लिखा है? वही तो मैं कह रहा हूँ, एक्सेलरेशन कहाँ लिखा है? अच्छा हाँ, लिखा है, ये देख लो, ये देख लो, 1 मीटर इज इक्वल टू 3.28 फीट। एक मीटर कितना है? 3.28 फीट। वही हम कह रहे ना, 3 पॉइंट कुछ होता है, तो 3.28 होता है। तो एक मीटर में 3.28 फीट है। तो अब आपसे कह रहा है कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को फीट पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करिए, कैसे करेंगे बताइए, बोलिए। देखिए, एक मीटर में है 3 फीट, 3.28 फीट, ठीक है ना। तो 9.8 मीटर में कितना होगा, बोलिए? 9.8 इंटू 3.2 फीट। बात समझ में आ रही है ना? बात समझ में आ रही है? तो 9.8 इंटू 3.2 फीट पर सेकंड स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। 9.8 इंटू 3.2 फीट पर सेकंड स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही बेटा? एकदम क्लियर है, एकदम बम बम है, आनंदित है एकदम आप लोग? अरे आप सब लोग नॉन स्कूलिंग है कि अभी स्कूल छोड़ दिया कि अभी जा रहे हैं? हाँ, बहुत सही किए, तब 100%, तब 100%। अब देखिए, नेक्स्ट देखिए, द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इज दिस, ठीक है ना, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू इन सीडीएस सिस्टम। तो अगर इसको एमकेएस सिस्टम में इसकी वैल्यू दी है, तो सीडीएस सिस्टम में पूछ रहा है कितने हो, कैसे कोई निकालेगा बताइए? एमकेएस सिस्टम में जी की वैल्यू इतना दे दिया है, तो सीडीएस सिस्टम में पूछ रहा है, सीडीएस में क्या होगा? न्यूटन डाइन होगा। न्यूटन क्या होगा? डाइन। डाइन से डरिएगा मत, यूनिट है। तो बताइए कैसे निकालेंगे? हैं? तो ये तो केवल न्यूटन ही कन्वर्ट होगा, फिर मीटर को भी सीजीएस में सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, इसको 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 डाइन में करना है, इसको सेंटीमीटर में करना है, इसको ग्राम में करना है। बात समझ में आ रही ना? ग्राम में करना है। तो इसको ऐसे करेंगे, देखिए ऐसे करेंगे, आप सब लोग कर लेंगे, लेकिन मैं बता दे रहा हूं, 6.67 10⁻11 इंटू न्यूटन को जब डाइन में करेंगे तो 10⁻5 डाइन,
और मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर में करेंगे तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, यानी 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा। बात समझ में आ रही ना। और केजी को करेंगे जब तो क्या करेंगे, ग्राम में करेंगे। 1 किलोग्राम में कितना होता है, देखो इधर ध्यान से देखो बेटा, 1 किलोग्राम में कितना होता है 10⁻³ ग्राम, तो 10⁻³ का होल स्क्वायर ग्राम स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा आपका, ये आंसर आ जाएगा। जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो 6.67 10⁻⁻11 इंटू 10⁻9 अपॉन 10⁻6। अब सीरियस में आ जाएगा, सीरियस में क्या हो जाएगा, डाइन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर बाई क्या है, बाई ग्राम स्क्वायर, डाइन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर बाई ग्राम स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसको जब काट देंगे तो आ जाएगा 10⁻³ और फिर ये फर्दर आ जाएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻8 डाइन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाई ग्राम स्क्वायर, बात समझ में आ गई ना। तो सीरियस सिस्टम में इतना हो जाएगा, बात समझे, बोलो यार, क्लियर है। एकदम आराम से चलिए, एकदम आराम से बेबी स्टेप्स लीजिए, और 1 महीने के अंदर ये चैप्टर आपका नीट लेवल पे एकदम आपके जवान पे होगा। और साथ में काइनेमेटिक्स में दूसरे बैच में कर ही रहा हूं, तो काइनेमेटिक्स में एकदम जे एडवांस के टॉप लेवल के क्वेश्चंस को छोड़ के बाकी क्वेश्चन आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है ना। बाकी क्वेश्चंस आप वहां से देख लीजिए, जो बेसिक क्वेश्चंस है जैसे आज मैंने कराए, है ना। 1 महीने में दो टॉपिक हो जाएगा, आप क्या चाहिए। अब देखिए अगली बात, अब आ गया डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशनल इक्वेशन, फिर क्या आ गया, डायमेंशन। देखो सुनो, अब ये बात मैं पढ़ाने जा रहा हूं, और इसमें फिर मैं स्लाइड अभी से पढ़ाना शुरू कर दूं, पढ़ा के स्लाइड दिखा देता हूं, ठीक है। तो अब आप देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज अब आप देखने जा रहे हैं, जहां से अब आपको सवाल आता है, जिसका नाम है डायमेंशनल एनालिसिस। क्या है, डायमेंशनल एनालिसिस। खूब गौर से देखिए, इसको मैं खूब बढ़िया से आपको समझा दे रहा हूं, खूब गौर से देखिए। देखिए ये टाइम कितना हो रहा है, 12:05। देखिएगा 12:15 आते आते 11:55 से 12:20 तक ये चैप्टर आपको 100% में समझा दूंगा, 100%, कोई पॉइंट नहीं छोड़ूंगा। और आप देखिएगा ये चैप्टर कम से कम 1 हफ्ता 10 दिन चलेगा, आप लोग के अपने दोस्तों से पूछिएगा, और केवल ये इतनी बातें ही हैं, इससे ज्यादा कोई बातें नहीं, इससे ज्यादा कोई बात ही नहीं है। एक एक बात को आराम से देखिए। इधर देखो बेटा, इस चैप्टर में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा डायमेंशन क्या होता है, फिर मैं बताऊंगा डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। देखिए सबसे पहले बताऊंगा डायमेंशन क्या होता है, फिर बताऊंगा डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, फिर मैं बताऊंगा डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है, और फिर मैं आपको बताऊंगा यूजेज ऑफ डायमेंशन, यानी डायमेंशन के क्या क्या इस्तेमाल हैं, और फिर लास्ट में आपको बताऊंगा डिमेरिट्स और लिमिटेशन ऑफ दिस मेथड। यही इतनी बात आपको इस चैप्टर में थ्योरेटिकल लेवल पे पढ़नी है, और उसके बाद 20-25 सवाल लगा लेना है, और एकदम गमगम हो जाएगा, एकदम बढ़िया से हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जितने कंसेप्चुअल बातें हैं वो मैं आपको फट से अभी बता दे रहा हूं। पहली बात है डायमेंशन क्या होता है, दूसरी बात है डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, फिर डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है, फिर डायमेंशन का क्या इस्तेमाल है, और उसके बाद क्या है कि डायमेंशन के मेथड के क्या लिमिटेशंस हैं, क्या ड्रॉबैक हैं।
ये इतनी बात जानना है, इतनी बात आप जानेंगे तो सारे सवाल आपके लग जाएंगे। सबसे पहले मैं ये 3 बात यहीं बता दे रहा हूं, ये 3 बात मैं यहीं पे बता दे रहा हूं, और बाकी ये 2 बात थोड़ी लंबी है तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं बता दूंगा, ठीक है ना। तो देखिए डायमेंशन आप देखेंगे तो लिखा होगा डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज द पावर टू विच बेस फिजिकल क्वांटिटी इज रेज्ड टू गेट द यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। फिर से सुनिए, वो पावर जो कि बेस फिजिकल क्वांटिटी पे लगाया जाता है किसी एक फिजिकल क्वांटिटी को प्राप्त करने के लिए, उस पावर को उस डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन कहते हैं। फिर से सुनिए, जैसे मान लिए वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी एल टी माइनस 1 है, तो वेलोसिटी का डायमेंशन लेंथ में 1 है और टाइम में -1 है, ठीक है ना। जैसे एक्सेलरेशन है एल टी माइनस 2, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन लेंथ में 1 है और टाइम में -2 है। बात समझ में आई? यही सब बात साइक्लोस्टाइल में लिखी होगी। फिर से सुनिए डेफिनेशन, फिर से सुनिए, डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। अब यहां से सवाल बनता है, पुराने से नहीं बनता, यहां से बनता है। देखो नहीं बात करो, उससे क्या दिखा रही है जब मैं यहां बता रहा हूं, इसीलिए नहीं होगा, हम बताएं बंद करिए, यही रीजन आपको फंसा देगा। कोई भी टीचर इस दुनिया में एक वर्ड भी ऐसा नहीं बताता जो किताबों में ना हो, फिर भी आप टीचर के पास क्यों जाते हैं? ये कभी सोचा है आपने? क्योंकि वो चीजों को सिंप्लीफाई करके आपको बता देता है, आपका टाइम बच जाता है। वही बता रहे हैं जो इसके अंदर, इससे ज्यादा कुछ नहीं बता रहा। तो डबल माइंड हो जाओगे ना बेटा। जब मैं बोल रहा हूँ डबल, एकदम मेरी ओर देखिए, जैसे वो जो लड़के कर रहे हैं वैसे देखिए, और वही बात पिक्चर आपके दिमाग में बने, तब तो होगा ना। देखिए, देखो बेटा, डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच बेस फिजिकल क्वांटिटी इज रेज्ड टू गेट द यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। कोई सी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट पाने के लिए बेस फिजिकल क्वांटिटीज पे जो पावर, जिस पावर पे रेस किया जाता है बेस फिजिकल क्वांटिटी को, किसी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट पाने के लिए, उन्हीं पावर्स को डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर वेलोसिटी है एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, तो वेलोसिटी क्या होता है? एल टी माइनस 1, यही ना होता है। तो वेलोसिटी का डायमेंशन पूछेंगे तो होगा लेंथ में 1 और टाइम में क्या होगा? -1, ये होगा। ये बात समझ में आ गई ना? ये डायमेंशन है, ये डायमेंशन है वेलोसिटी का। वेलोसिटी का डायमेंशन अगर पूछेंगे तो लेंथ में 1 है और टाइम में -1 है, यही परिभाषा है। अब सब लोग डायमेंशन समझ गए? बोलो भाई, डायमेंशन स्पष्ट है? बोलो। अब ये तो डायमेंशन है, लेंथ में 1 टाइम में -1, और अगर इस तरीके से लिखे हैं तो इसको कहेंगे, अगर इस तरीके से लिखे हैं एल टी -1, तो इसको क्या कहेंगे? डायमेंशन फॉर्मूला। इसको क्या कहेंगे? ब्रैकेट में ऐसे कर देंगे तो इसी इसी चीज को डायमेंशन फॉर्मूला कहेंगे। डायमेंशन फॉर्मूला ये है, और अगर डायमेंशन पूछेंगे तो डायमेंशन क्या है? लेंथ में 1 और टाइम में -1, वो पावर जो होगा वो डायमेंशन होगा। और ये जो है बिग ब्रैकेट में लिख दिया एल टी -1, तो ये डायमेंशन फार्मूला होगा। बात समझ में आ गई? 2 बात सब लोग समझ गए? बोलो भाई, क्लियर है? अब अगर आपसे पूछ लिया कि डायमेंशनल इक्वेशन क्या है, तो डायमेंशन इक्वेशन कुछ नहीं है, वेलोसिटी बराबर ऐसे करके डायमेंशन फॉर्मूला लिख देंगे तो ये डायमेंशनल इक्वेशन हो जाएगा। अब डायमेंशन, डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशनल इक्वेशन में फर्क सब लोग समझ गए कि नहीं समझ गए? बोलो बेटा, डायमेंशन क्या होता है सब लोग समझ गए? द पावर्स टू विच बेस फिजिकल क्वांटिटी इज रेज्ड to get the unit of that physical quantity is called as dimension of that physical quantity. For example, dimension of acceleration is 1 in length and -2 in time. बंद करिए उसको, and -2 in time. ये आप क्या लिख रही हैं? वो सब लिखा है बेटा यहाँ, अंडरस्टैंड करिए, सब लिखा है आपके पास, सारा लिखा है, साइक्लोस्टाइल है, ठीक है ना। तो डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी
are the powers to which base physical quantity is raised to get the unit of that physical quantity. जैसे डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन इज 1 in length and -2 in time, एक बात हो गई. फिर डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया, जब बिग ब्रैकेट में ऐसे लिख दिए, ये डायमेंशन फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना. और डायमेंशनल इक्वेशन क्या हुआ, जब वेलोसिटी को ऐसे इक्वेट कर दिया तो डायमेंशन इक्वेशन हो गया. ये 3 बात सब लोग समझ गए, समझ में आ गया? बोलो भाई, आर्मी हो गया, बोलो. अच्छा, अब देखो नेक्स्ट चीज, यूजेस ऑफ डायमेंशन. अब डायमेंशन का हम इस्तेमाल बता रहे हैं, गौर से देखिए, ये महत्वपूर्ण है और इससे जम के प्रश्न आते हैं. क्या आते हैं? जम के प्रश्न आते हैं. यूजेस ऑफ डायमेंशन, डायमेंशन का क्या क्या इस्तेमाल है, तो सुनिए. सबसे पहला इस्तेमाल है टू चेक the correctness to check the correctness of a equation. कोई फिजिकल इक्वेशन है तो वो सही है या नहीं सही है, ये हम कैसे पता लगाते हैं? वो हम ऐसे पता लगाते हैं कि उस फिजिकल इक्वेशन के दोनों, देखिए इधर देखिए, दोनों साइड के डायमेंशन निकाल लेते हैं, और दोनों साइड के डायमेंशन अगर बराबर हैं तो वो फिजिकल इक्वेशन सही है. अगर दोनों साइड का डायमेंशन अगर बराबर है तो वो फिजिकल इक्वेशन सही हो सकता है, सही है नहीं, सही हो सकता है. लेकिन अगर दोनों साइड के डायमेंशन बराबर नहीं है तो वो निश्चित रूप से गलत है. अभी हम समझा दे रहे हैं कैसे, ठीक है ना. जैसे कोई फिजिकल इक्वेशन है, मान लीजिए ये है t बराबर 2π√L/g. अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताओ बेटा, ये देखिए, ध्यान से देखिए बेटा, एकदम अलर्ट रह देखिए. मैं आज से नहीं, मतलब मैं 20 साल से देख रहा हूं कि जो बच्चा एकदम अलर्ट होकर सुना, अंत में उसका रिजल्ट आ गया. मैं ये देख रहा हूं तो मुझे पता है, और मैं ये भी जानता हूं कि बच्चों में कोई फर्क नहीं होता है, ऑलमोस्ट एक जैसे होते हैं. लेकिन जिसने थोड़ा सा ध्यान दे दिया उसका फिर बहुत लाभ हो जाता है बाद में. देखिए, मैं आपसे बताऊं, गौर से देखिए. अब मैं आपको बता रहा था नेक्स्ट चीज, यूजेस ऑफ डायमेंशन, मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला, मतलब डायमेंशन मेथड का क्या क्या इस्तेमाल है. तो सबसे पहला इस्तेमाल है, गौर से देखिए, सबसे पहला इस्तेमाल है जो डायमेंशन मेथड का, वो है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन. यानी कोई इक्वेशन सही है कि नहीं, कोई इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं, ये हम डायमेंशन मेथड से निकाल सकते हैं. हम करते क्या है, कोई इक्वेशन मान लिए दिया है, मान लिया यही इक्वेशन दे दिया और कह दिया ये सही है कि गलत. आपसे पूछ लिया ये सही है गलत, तो अभी तो आप जानते हैं कि ये सही है तो बोल देंगे सही. लेकिन मान लीजिए आप न जानते हो, तब कैसे आप बताएंगे सही है? तो आप कहेंगे डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड कौन सा है? इधर वाला ना, लेकिन ऐसे देखेंगे, राइट हैंड साइड ये होगा, है ना. तो डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड क्या होगा? डायमेंशन ऑफ टाइम, यानी t पे पावर 1, ठीक है ना. और फिर डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा? दिस पे पावर 1/2 लेंथ डिवाइडेड बाई L इंटू टी पे पावर -2, यही ना होगा? बोलो बेटा, यहां L का लेंथ हो जाएगा L, और G का क्या होगा? LT-2, और होल पे पावर 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना. डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट क्या होता है? 0 होता है. कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होता है? 0 होता है. 2π कोई फिजिकल क्वांटिटी तो है नहीं. तो अब जब इसका डायमेंशन निकालेंगे लेफ्ट हैंड साइड का, तो L कट जाएगा और ऊपर आ जाएगा t², और t² का हाफ कितना हो जाएगा? t हो जाएगा बेटा. तो अगर ये इक्वेशन सही है तो दोनों का डायमेंशन भी बराबर है, t पे पावर 1 t पे पावर 1 है. बराबर है कि नहीं बराबर है? तो पहला यूज जो डायमेंशनल मेथड का है वो क्या है? टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, whether an equation is correct or not. See here, whether an equation is correct or not, this you have to check
बाय द मेथड ऑफ डायमेंशन। लेकिन मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया है, इफ अ इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट इज करेक्ट, बट इफ अ इक्वेशन इज डायमेंशनली रॉन्ग देन इट इज सर्टेन दैट इट इज रॉन्ग। यही बोला है ना। तो मैं आपको उस स्टेटमेंट को क्लैरिफाई कर दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए अगर इस तरीके से दिया हो t बराबर अंडर रूट एल बाई जी, तो ये इक्वेशन सही है गलत है? ये इक्वेशन सही है गलत है? गलत है, गलत है ना। लेकिन अगर डायमेंशन मेथड से चेक करेंगे तो क्या आएगा? सही आ जाएगा। तो सही होने का मतलब ये नहीं कि इक्वेशन सही है, लेकिन गलत होने का ये मतलब है कि इक्वेशन पक्का गलत है। ये कहने का मतलब समझ में आ गया? समझ में आ गया? अब कई प्रश्न आपके सामने आएंगे कि चेक वेदर द इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट, तो फटाक से आप पुट करिएगा और फटाक से आप निकाल लीजिएगा। बोलिए भाई। अरे ये तो ऑब्वियस सी बात है यार, फोर्स को फोर्स से इनएक्वेट करोगे, मोमेंटम को मोमेंटम से इनएक्वेट करोगे। बोलो, हाथी और घोड़े को नहीं इक्वेट करोगे कि इस साइड इंपल्स रहेगा इस साइड कुछ और रहेगा। ये तो ऑब्वियस सी बात है, दोनों साइड की फिजिकल क्वांटिटी सेम रहेगी तभी तो इक्वेट करोगे। बोलो भाई। और अगर फिजिकल क्वांटिटी सेम रहेगी तो डायमेंशन भी सेम रहेगा। यही तो कह रहे हैं। समझ में आया बेटा? तो देखो तुमको मैंने टाइम कितना बताया था, टाइम हट गया 12:20 तक बताया था ना। तो मान लो 12:30 भी हो जाता है तो आधे घंटे में तुम्हारा पूरा डायमेंशन एकदम बढ़िया से हर एस्पेक्ट डील कर लेंगे, फिर सवाल बचेगा, है ना। तो अब देखो नेक्स्ट चीज है आपका ए सेकेंड यूज ऑफ डायमेंशन। अब आपको हम बता रहे हैं सेकेंड यूज ऑफ डायमेंशन। तो दूसरा यूज क्या है? टू इस्टेब्लिश रिलेशन, टू establish relationship between different physical quantities, to establish relationship between different physical quantities। different physical quantities में क्या रिलेशन है, इसको स्टैब्लिश करने में भी डायमेंशन मेथड का इस्तेमाल होता है। जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया जाए टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम दो चीजों पर डिपेंड करता है, उस पेंडुलम का लेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ऐसे बोल दिया गया। आपको केवल फैक्टर्स बता दिए जाएं जिसपे कोई फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड करती है। ये तो एक सिंपल एग्जांपल है। कोई भी रिलेशन आपको डेवलप करना है आप ऐसे डेवलप कर सकते हैं बाय द मेथड ऑफ डायमेंशन। आपको सिर्फ ये बता दिया जाए कि सॉरी कि वो फिजिकल क्वांटिटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अगर आपसे बता दिया जाए कि टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम लेंथ ऑफ द पेंडुलम जी पे डिपेंड करती है, तो बताओ क्या रिलेशन होगा। तो अभी तो आपको रिलेशन रटा हुआ है टी बराबर 2.√L/g। मान लीजिए रटा नहीं हुआ होता तो डायमेंशन मेथड से आप निकाल लेते। कैसे निकालते वो हम समझा रहे हैं, गौर से देखिएगा। आप कह दीजिए लेट टाइम पीरियड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल पे पावर ए where a is a constant. Let time period t will be is directly proportional to L power a where a is a constant. इस तरह के भी आपको बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे कि establish this relation। आपको बता देगा कि ये फिजिकल नहीं करिए ऐसे, ये फिजिकल क्वांटिटी इन बातों पर निर्भर करती है। तो बताइए ट्रू रिलेशन क्या है। तो डायमेंशन मेथड से निकालना सिखा रहे हैं। तो अगर मान लीजिए बोल दिया टाइम पीरियड लेंथ और जी पर डिपेंड करता है, टाइम पीरियड लेंथ और जी पर डिपेंड करता है, तो मान लिया टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल पे पावर ए एंड टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी पे पावर बी, जहां ए बी आपको नहीं पता है, नहीं पता है। तो अगर नहीं करो बेटा ऐसे नहीं करो, बाकी लोग कैसे कंसंट्रेट कर लेते हैं 1.5 घंटा। अभी तो इंसान है ना, वो प्रैक्टिस बनाए हैं। एक जगह एक चीज देखो, सोचो तुमको सीखना है इतनी देर में, इस पीरियड में तुमको इतनी बात सीख जाना है। तो अब क्या है, एल इज ये दिस इंप्लाइज दैट टी इज इक्वल टू के एल पे पावर ए जी पे पावर बी। अगर ऐसा है तो, अगर ऐसा है तो अगर ये बात समझ में आई यहां तक समझ में आई। तो अगर ये इक्वेशन सही है, अगर ये इक्वेशन सही है तो डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड यानी टी शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। तो के का तो कोई डायमेंशन होगा नहीं, कांस्टेंट है। तो लेफ्ट हैंड साइड का क्या होगा, एल पे पावर ए। एसी नहीं चल रहा है क्या? चला, ये गर्मी टाइप की लग रही है। चल रहा है एसी है?
अच्छा, कितना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हो तुम लोग? कार्बन डाइऑक्साइड ही बस छोड़ रहे हो ना मुझे नहीं, दिक्कत नहीं रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड से इतना कैसे होगा? थोड़ा सफोकेशन टाइप का लग रहा है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, एल पे पावर ए और यहां पे क्या होगा, जी पे पावर बी, तो जी क्या होगा, एल टी माइनस टू पे पावर, एल टी माइनस टू पावर बी, ये होगा ना बेटा? बोलो बेटा, ऐसे होगा। अब इसको जब फर्दर करोगे तो ये हो जाएगा एल पे पावर ए प्लस बी, हो जाएगा एल पे पावर ए प्लस बी हो जाएगा, इंटू टी पे पावर माइनस टू बी, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बोलो भाई, हो जाएगा। और ये डायमेंशन इस डायमेंशन के बराबर होना चाहिए अगर इक्वेशन करेक्ट है तो, अगर इक्वेशन करेक्ट है तो होना चाहिए। अरे हम आपको बता क्या रहे हैं, पहले क्लास में आपको डायमेंशन क्या होता है ये समझाए, फिर आपको ये समझाया डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, फिर बताया डायमेंशन इक्वेशन क्या होता है, फिर बता रहे हैं कि डायमेंशन मेथड के फायदे क्या, मतलब क्या क्या यूजेस हैं। तो पहला यूज है कोई इक्वेशन सही है गलत है उसको चेक करना, तो वो उसको करने का तरीका है कि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन आप देख लीजिए, अगर बराबर है तो सही हो सकता है, और गलत है तो इक्वेशन गलत है। ये बात आपको बताया ना। उसके बाद आपको बता रहे हैं कि कैसे रिलेशन स्टेब्लिश करेंगे। तो मान लिया आपको दे दिया जाए कि सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, कोई भी रिलेशन इससे स्टेब्लिश कर सकते हैं, मैं सिंपल एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मान लिया कह दिया टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम उसके लेंथ और जी पर डिपेंड करता है, तो क्या रिलेशन होगा, तो हमने मान लिया ऐसे डिपेंड करता है, हमको नहीं पता है कैसे डिपेंड करता है, हमने मान लिया ऐसे डिपेंड करता है, ए और बी कांस्टेंट है। अब साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाए, अगर ये प्रोपोर्शनलिटी साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाए तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ गया। अगर ये इक्वेशन सही है, अगर ये इक्वेशन सही है तो डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड बराबर डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, बात समझ में आ गई? तो हमारा ये इक्वेशन आ गया। अब देखिए ये बराबर इसके कब होगा, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, एम पे पावर जीरो, एल पे पावर जीरो, टी पे पावर वन, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? अब अगर ये दोनों बराबर हैं तो कंपेयर कर लीजिए, कंपेयर करेंगे तो इसका पावर एल का यहां जीरो है, यहां ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी बराबर जीरो, पहली बात। और दूसरी बात, यहां टी पे पावर वन है और ये टी पावर माइनस टू बी है, तो यानी कि वन इज इक्वल टू माइनस टू बी। बात समझ में आ रही है? दिस इंप्लाइज दैट b इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू, यहां तक की बात चलो समझ गए। और अगर b माइनस वन बाई टू है तो दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू वन बाई टू। बात समझ में आ गई? और जो आप लोगों ने जो एज्यूम किया था a और b, उसकी वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई? अब रिलेशन में पुट कर दीजिए, तो अब जो रिलेशन होगा वो होगा t बराबर के, l पे पावर a क्या है, वन बाई टू, और बी और जी पे पावर क्या है, माइनस वन बाई टू। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, के अंडर रूट एल बाई जी, लिख सकते हैं ना बेटा? बोलो, लिख सकते हैं। और फिर एक्सपेरिमेंट करेंगे तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, टू पाई। जब उसको हम एक्सपेरिमेंट करेंगे उस लेंथ का पेंडुलम रख के और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू देखकर, और फिर जब उसको हम हिला के उसका एक ऑक्सीलेशन का टाइम पीरियड चेक करेंगे तो टी की वैल्यू टू पाई आ जाएगी। मतलब टू पाई की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली फाइंड करेंगे। मतलब जो कांस्टेंट किसी उसमें इन्वॉल्व होते हैं, किसी क्वेश्चन में इन्वॉल्व होते हैं, वो डायमेंशन मेथड से नहीं निकलते हैं। हमको केवल फिजिकल क्वांटिटी के रिलेशन मिलता है, लेकिन कई बार तो कांस्टेंट भी इन्वॉल्व होता है ना, बोलिए भाई। तो उस कांस्टेंट की वैल्यू हम एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं। तो ये एक डिमेरिट ऑफ डायमेंशन मेथड है जो अभी थोड़ी देर में बताएंगे। जैसे डायमेंशन मेथड के 5 6 7 डिमेरिट भी हैं, ड्रॉबैक्स भी हैं। मतलब कहाँ ये फिट नहीं, किन किन जगहों पर, किन किन चीज़ों में ये फिट नहीं है, 5 6 ड्रॉबैक्स हैं। तो उसमें से एक ड्रॉबैक ये भी है कि बाय द हेल्प ऑफ दिस मेथड वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट्स इन्वॉल्व इन द इक्वेशंस। बात समझ में आ गई ना? इस मेथड से जो इक्वेशंस में कॉन्स्टेंट्स इन्वॉल्व हैं उनकी वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। ये एक डिमेरिट हो गया, ड्रॉबैक हो गया। बात समझ में आ रही ना? बोलो बेटा। तो हाँ, एक्सपेरिमेंट से बेटा, जैसे के की वैल्यू, रुक जाइए, कांस्टेंट मैंने बोला ना कि कांस्टेंट इन्वॉल्व जो है वो आप डायमेंशन मेथड से नहीं निकाल सकते हैं। तो अगर मान लिया किसी क्वेश्चन में कांस्टेंट इन्वॉल्व है, यहाँ तो कांस्टेंट इन्वॉल्व है, तो ये हम एक्सपेरिमेंट से निकालेंगे। ऐसे एक सिंपल पेंडुलम लिया, सिंपल पेंडुलम लिया, एक लैब में लिया, देखो बेटा लैब में लिया, उसकी पेंडुलम की लेंथ पता है, लेंथ पता है भाई, बॉब के मास पर डिपेंड करता नहीं टाइम पीरियड, लेंथ हमने पता कर लिया,
ठीक है ना, और उस जगह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पता है, अब उसको हमने थोड़ा सा ऑक्सीलेट कर दिया, ठीक है ना, थोड़ा सा हिला दिया, तो थोड़ा सा हिलाया तो एक ऑक्सीलेशन जितनी देर में वो पूरा करता है उस टाइम पीरियड को मेजर कर लिया, ठीक है ना, लेंथ पता है, जी पता है, तो कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। बात समझ में, टाइम पीरियड बराबर के अंडर रूट एल बाई जी है, एक फिक्स लेंथ का पेंडुलम ले लिया, उस जगह जी की वैल्यू पता है, मान लिया 10 है, और फिर हमने उस पेंडुलम को लेकर ऐसे ऑक्सीलेट करके छोड़ दिया, तो जितनी देर में एक ऑक्सीलेशन पूरा करेगा वही टाइम पीरियड होगा, तो टाइम पीरियड बराबर के अंडर रूट एल बाई जी, तो उस तरीके से एल जी और टी पता हो गया हमको, तो के की वैल्यू आ जाएगी। तो जितने भी कांस्टेंट्स इन्वॉल्व हैं उनकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं बोलिए, एक्सपेरिमेंटली। उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, एक्सपेरिमेंटली। आसन में आई, ठीक है, टी शर्ट सही कर लीजिए, अलर्ट होके बैठिए। तो उसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, एक्सपेरिमेंटली। बात समझ में आ रही ना। ये एक डिमेरिट है डायमेंशनल मेथड की, 5-6 डिमेरिट अभी बताएंगे, एक डिमेरिट आपको मैंने समझा दिया। समझ में आया बेटा, पीछे से बोलो बेटा, एकदम क्लियर हो रही चीजें, एकदम 100% क्लियर करके चलिए, ठीक है ना। ठीक, अब नेक्स्ट चीज देखिए, ऐसे मैंने 3 यूजेस ऑफ डायमेंशन, आपको 2 यूजेस ऑफ डायमेंशन बता दिए, अब तीसरा यूजेस ऑफ डायमेंशन देखिए, टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरी सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना भी हम डायमेंशनल मेथड से कर लेते हैं। एक सिस्टम ऑफ यूनिट में कोई बात दी है तो दूसरी सिस्टम ऑफ यूनिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये भी हम डायमेंशनल मेथड से कर लेते हैं। 3 यूज है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि आपको जी की वैल्यू एसआई सिस्टम में दिया है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई केजी स्क्वायर। अब कह दिया जी की वैल्यू सीजीएस यूनिट में निकालिए, तो एसआई से सीजीएस में आप कैसे कन्वर्ट करेंगे। वैसे तो कन्वर्ट करना आपको आता है, आप फटाफट करके 9th-10th में बहुत से न्यूमेरिकल लगाए होंगे, लेकिन कन्वर्ट आप डायमेंशन मेथड से भी कर सकते हैं। देखिए, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है तो उसका मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होता है। बात समझ में आया बेटा, मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होता है, क्या चेंज होता है, न्यूमेरल वैल्यू और यूनिट। अगर यूनिट बड़ी है तो न्यूमेरल वैल्यू कम हो जाएगी, और अगर, अभी समझा दे रहे हैं, अब लिख के दिखा दे रहे हैं, अभी सवाल लगाएंगे, चीजें बहुत आसान लग लेंगी। और अगर न्यूमेरल वैल्यू बड़ी है तो यूनिट छोटी है, लेकिन क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा सेम होगा। मैग्नीट्यूड क्या होता है, न्यूमेरल वैल्यू इनटू यूनिट। मैग्नीट्यूड क्या होता है, न्यूमेरल वैल्यू इनटू यूनिट, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज कांस्टेंट, दिस इज व्हाट, ऑलवेज कांस्टेंट। व्हाट चेंजेस its numeral value and unit. If we take higher unit, its numeral value is less. If we take smaller unit, its numeral value is more. But in every cases, its magnitude remains the same. This I mean to say. Getting? तो अब आप देखिए, जैसे आप कहेंगे कि 5 न्यूटन फोर्स, तो इसमें न्यूमेरल वैल्यू क्या है, 5। अगर हम कहेंगे 5 न्यूटन फोर्स, तो इसमें न्यूमेरल वैल्यू क्या है, 5। भाई न्यूमेरल वैल्यू 5 है, लेकिन और यूनिट कौन सी है, न्यूटन। लेकिन अगर हम इसी को डाइन में कर दें, डाइन में, तो क्या हो जाएगा, अगर डाइन में करेंगे तो 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन, इतने डाइन फोर्स हो जाएगा। यानी कि न्यूमेरल वैल्यू बढ़ गई और यूनिट कम हो गई। यूनिट छोटी रखेंगे तो न्यूमेरल वैल्यू ज्यादा, और न्यूमेरल वैल्यू ज्यादा तो यूनिट छोटी, और अगर यूनिट बड़ी तो न्यूमेरल वैल्यू कम। बात समझ में आ रही है। लेकिन यूनिट कुछ भी रखेंगे, मैग्नीट्यूड हर केस में सेम रहेगा। मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरल वैल्यू इनटू व्हाट, इनटू यूनिट। ये बात सबको समझ में आ गई। तो अब इसकी मदद से एक सिस्टम ऑफ यूनिट को में अगर कोई डाटा दिया है, उसको दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे।
ठीक है ना। जैसे मान लीजिए एक सिस्टम यूनिट में न्यूमरल वैल्यू n1 है, ठीक है, और उसकी यूनिट मान लीजिए कि जैसे वही एग्जांपल दे रहा हूं कि 5 न्यूटन फोर्स है, 5 न्यूटन फोर्स है, तो 5 न्यूटन फोर्स है, तो 5 न्यूटन बराबर मान लीजिए, हमको नहीं पता है कितना डाइन, हमको नहीं पता है कितना डाइन, ये नहीं पता है, ये नहीं पता है, तो मान लिया हमने कह दिया n2 डाइन, n2 डाइन। अब सारे वैल्यू पुट कर दीजिए, न्यूटन का क्या होगा, न्यूटन का क्या होता है, क्या होगा, न्यूटन फोर्स का होता है ना, तो मास इंटू एक्सेलरेशन, LT माइनस 2, मास इंटू एक्सेलरेशन, यही होगा। तो अब इसको कह देंगे LT, इसको लेंथ को SI सिस्टम में क्या करेंगे, मीटर, और इसको क्या करेंगे, सेकेंड पे पावर -2, ऐसे करेंगे ना बेटा, ये करेंगे। और यहां हो गया n2, और डाइन का मतलब क्या होगा, ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये डाइन हो जाएगा, ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां पे क्या करेंगे, ग्राम इंटू सेंटीमीटर इंटू पर सेकेंड स्क्वायर, तो पर सेकेंड स्क्वायर तो यहां से आपका हट गया, हट गया ना। अब आप देखिए केजी को किस में कन्वर्ट कर लीजिएगा, 1000 ग्राम, तो यहां पे आप करेंगे 5 इंटू 1000 ग्राम, और ये ग्राम इस ग्राम से संग्राम ले लेगा, और दोनों ग्राम शहीद हो जाएंगे। बोलिए, ये ग्राम इस ग्राम से संग्राम ले लेगा, और दोनों ग्राम शहीद हो जाएंगे। बात समझ में आई। अब देखिए मीटर का क्या होगा, मीटर का क्या होगा, सेंटीमीटर, 10 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा ना। तो ये n2 निकालना है, मतलब n2 निकालना है, मतलब सीरियस में हमको निकालना है न्यूमरल वैल्यू, तो n2 इंटू सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर इस सेंटीमीटर से मीट कर जाएगा, और मीट करते ही दोनों फरार हो जाएंगे यहां से, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर इस सेंटीमीटर से हट गया, और अब n2 की जो न्यूमरल वैल्यू आई, गौर से देखिए, वो क्या आ गई, 5 इंटू 10 टू द पावर 5 डाइन। यही होता है ना, 5 न्यूटन बराबर 5 इंटू 10 पावर 5 डाइन। आ गया ना बेटा, आ गया। तो देखिए डायमेंशनल मेथड का तीसरा इस्तेमाल है टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। हाँ, क्यों है, कहाँ रुक गया, अच्छा अभी हुआ है, बहुत देर से हुआ।